तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। यानी अगर हम सिंपल कहें तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और इसको पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर? तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम आप सभी को इसी तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और ये आज क्लास 1 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी तैयारी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और आई थिंक हमने पहले भी ये जितने भी प्रश्न है डिस्कस किया, लेकिन आज से हमने स्टार्टिंग मतलब बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है। तो जैसे कि मूलभूत शोध का दूसरा नाम होता है मौलिक शोध, ठीक है। शोध मतलब क्या होता है, सिंपल, जब किसी चीज़ के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या कुछ ऐसी घटना घट जाती है या कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और उसके बारे में जब हम लोग सर्च करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शोध करना। जैसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक के क्षेत्र में क्या होता है, नया नया शोध होता रहता है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि शून्य परिकल्पना क्या है। तो इसमें कोई भी निर्देश नहीं रहता है, ठीक है। सिंपल अगर हम कहें, नाम से ही पता चलता है शून्य परिकल्पना यानी बिना निर्देश के ये परिकल्पना होती है। यहाँ पे लिखा है शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है। जैसे मैंने अभी बोला कि इस परिकल्पना में कोई भी इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश नहीं होते हैं। थर्ड आपका प्रश्न है कि सकारात्मक परिकल्पना क्या है, उदाहरण दीजिए। तो इस परिकल्पना में परिकल्पना का कथन सकारात्मक यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी MDS से बच्चों के नामांकन में वृद्धि होना, तो ये एक प्रकार का पॉजिटिव थिंकिंग होता है, परिकल्पना होता है। नकारात्मक परिकल्पना क्या है, तो सिंपल उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आपका प्रश्न है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हो। बहुत ही ज़्यादा देखिए, जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो आपका प्रश्न है ये BTC 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी अगर हम बहुत ही साधारण शब्दों में कहें, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या हो जाता है, तो ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। ये किसी कार्य को कितनी उसमें अपनी योग्यता को उसमें सिद्ध करता है, ठीक है। वो उस काम को कितना मतलब लगन से करता है, ठीक है। इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन, ठीक है। जब वैसा काम करते हैं तो जो मूल्यांकन करने वाले जो भी होते हैं वो यही देखते हैं कि वो अपने काम के प्रति कितना रुचि ले रहा है, लगन से काम कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा इस तरीके से कि दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है कि व्यापक मूल्यांकन क्या है। BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है और ये हमने मतलब बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया भी था। व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन ही क्या कहलाता है, यानी यह व्यापक मूल्यांकन, यानी इसके तीनों ही पक्ष पर जब मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। यानी क्रियात्मक पक्ष हो गया, दक्षता आधारित मूल्यांकन हो गया, संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया, इन सभी पक्ष पर जब मूल्यांकन किया जाता है यानी व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जाता है तो उसे ही हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। यानी अगर हम सिंपल कहें तो जैसे कि यहाँ पर उसके रिजल्ट जो भी आता है, ठीक है, उस रिजल्ट में हम ये भी देखते हैं कि क्या जो उसका परिणाम आया है इसके लिए वो मतलब वो उसमें कुछ जानता भी है या फिर नहीं। तो फिर क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसको करके यानी उससे वही काम करवाएंगे, ठीक है,
फिर दक्षता आधारित मूल्यांकन, अभी हमने समझा कि उस काम के प्रति वो कितनी श्रेष्ठता दे रहा है, कितनी श्रेष्ठता से वो काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है दक्षता आधारित। कितना वो संज्ञानात्मक, कितना उसको समझ रहा है, कितना उसको क्रियात्मक पक्ष यानी किस तरीके से उस काम को कर रहा है। तो सिंपल व्यापक मूल्यांकन यानी कहें तो जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष पर भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन और दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है, उसे ही हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है और पीटीसी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नवाचार क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, नवाचार 2 अक्षरों से मिलकर बना है। एक है नव और उसके बाद है आचार, यानी नवीन आचरण। ठीक है, नवाचार का मतलब ही हो जाता है नवीन आचरण। शैक्षिक क्षेत्रों के प्रतिदिन नवीन परिवर्तन जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, उसे ही हम नवाचार कहते हैं। और अगर आज के टाइम में कहें तो इस तरीके से डेली नवाचार के कुछ न कुछ साधन, जैसे प्राचीन काल में क्या था कि ना कॉपी था, ना पेन था, ना कुछ था, यानी सब कुछ जो भी शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। धीरे धीरे आपने देखा कि विकास हुआ, कॉपी, कलम, पेन सब कुछ आया और आज के टाइम में कंप्यूटर, ऑनलाइन। ठीक है, इस प्रकार ये पूरा क्या है, एक नवीन आचरण, यानी इसमें नवीन परिवर्तन आने लगे, इसी को हम नवाचार कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो जैसे कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। एक तो होता है संज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है कौशलात्मक। तो ये इसको आप रट लीजिएगा, सबसे बेस्ट है, क्योंकि हो सकता है कि ये एग्जाम में प्रश्न में मतलब ये जो है प्रश्न पूछ भी लिया जाए, चाहे बहुविकल्पीय या फिर जो आपका अति लघु या फिर लघु उत्तरीय। तो मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए 9वां जो प्रश्न है कि उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए अथवा उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पे बोल दिया है कि केवल 4, और या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो वैसे तो आप बता सकते हैं 4, यहाँ पे 4, और अगर मान लीजिए 3 ही याद है तो आप 3 ही लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 पूछा है तो आपको 4 लिखना ही लिखना है, बट यहाँ पे बस पूछा है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो अगर आपको 2 या 3 याद है तो अगर आप लिख देते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पर उत्तम परीक्षण की 4 विशेषताएं, और यह जो है बीटीसी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो उत्तम परीक्षण यानी परीक्षण क्यों किया जाता है, सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और आसानी के साथ देखिए उसमें उद्देश्य छिपा होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या छिपा होता है कि अगर सबसे पहले तो परीक्षण इसीलिए किया जाता है कि क्या वो जो बालक जो कुछ भी उसको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, क्या उसके लिए वो समझ पाया है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये पहले उद्देश्य होता है, उद्देश्य पूर्णता होता है, व्यापकता होता है, ठीक है, सुगमता होता है और समय और कीमत। तो ये 4 विशेषताएं होती है उत्तम परीक्षण की। ठीक है, उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, सुगमता और समय एवं कीमत। 10 प्रश्न है कि मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाता है, अति लघु जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लघु उत्तरीय जो कि 2 से 3 लाइनों में लिखना होता है, और दीर्घ उत्तरीय यानी लघु उत्तरीय से बड़ा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपने स्टार्टिंग में क्लास 1 क्लास 5 में ये सब कुछ पढ़ा है, तो आप इससे पहले से ही अवगत है। ठीक है, अब नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं। शैक्षिक उद्देश्य यानी जो शिक्षा के जो भी उद्देश्य होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न होते हैं उसके कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल। तो यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप सभी याद कर लीजिएगा कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं।
तो ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, अनुप्रयोग हो जाता है और कौशल हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 प्रश्न है कि शोध कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो जैसे कि अभी हमने देखा था मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, जिसमें भावात्मक, संज्ञानात्मक और कौशलात्मक था। उसी प्रकार से यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शोध कितने प्रकार का होता है, तो शोध जो होता है प्रमुखतः 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा, तो मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, मूलभूत शोध जिसे हम मौलिक शोध भी कहते हैं। पहला प्रश्न यही था कि मूलभूत शोध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हमने आंसर दिया था मौलिक शोध। व्यवहारिक शोध भी हो जाता है और क्रियात्मक शोध भी आ जाता है। अब देखिए क्रियात्मक शोध क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध क्या है, तो अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक, यानी जो भी अगर आपके सामने समस्या आती है, अगर उसको आप वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उस समस्या का समाधान कर लेते हो, तो ये किस शोध में आता है, तो क्रियात्मक शोध में आता है। 14 प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार यानी समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, क्रियात्मक शोध का ये मूल आधार है। तो देखिए क्रियात्मक शोध से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट जो कि हो सकता है क्रियात्मक शोध से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले क्रियात्मक शोध होता क्या है, तो जब कोई मतलब अनुभूत समस्या जब आपके सामने आती है और उस समस्या के समाधान के लिए आप वैज्ञानिक पद्धति के थ्रू उस समस्या का समाधान करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक। और यहाँ पे पूछा है क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है, तो हम समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। 15 प्रश्न है कि मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। ठीक है, तो ये काफी इजी प्रश्न है। परिकल्पना क्या होता है, तो ये भी हमने डिस्कस किया, यानी परिकल्पना सिंपल हो जाता है कि समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। यानी सिंपल अगर हम कहें तो समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। ठीक है, यानी जो भी समस्या आपके सामने आती है, ठीक है, अब उस समस्या आपको पहले से ही यह अनुमान है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिकल्पना कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में यही बोला गया है कि समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है और परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है कि परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो परिकल्पना को सबसे पहले तो हमने अभी परिकल्पना जब डिस्कस किया तो यहाँ पे ऊपर ही बोला था कि परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे यही प्रश्न पूछ भी दिया है कि परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं, तो क्रियात्मक परिकल्पना तथा उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। 18 प्रश्न है कि विद्यालय से संबंधित किसी समस्या का तत्कालिक हल किस प्रकार के सोच से किया जाता है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी समस्या होती है, अगर उसको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उस समस्या का समाधान कर लिया जाता है तो उसे हम क्रियात्मक शोध की श्रेणी में रखते हैं। तो सेम यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर विद्यालय से संबंधित किसी समस्या का तत्कालिक हल किस प्रकार के सोच से किया जाता है, तो क्रियात्मक के सोच से, तत्कालिक भी याद रखिएगा। ठीक है, 19 प्रश्न है कि जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह मूल्यांकन कहलाता है। 20 प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है, तो समस्या की पहचान करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 21 प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है
और जैसे कि व्यापक मूल्यांकन हमने डिस्कस किया, तो बहुत ही आसानी के साथ आप समझ गए होंगे कि सभी पक्षों पर मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ होता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग है, यानी यहाँ पर देखिए जो मापन होता है मूल्यांकन का उपभाग है, एक छोटा सा भाग होता है। और मापन को मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है और मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जैसे कि तेल कितना लीटर है, उसकी क्या मतलब जो कुछ भी अगर किसी का रिजल्ट बताना है तो अंकों के माध्यम से, ठीक है, कितना जल है, कितना जो कुछ भी होता है वो कितना % पाया, तो इस तरीके से हम जब उनका मूल्यांकन करके अंकों, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे ही हम शैक्षिक मापन कहते हैं। 22 प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यादर्श। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। और अभी हमने जाना था कि परिकल्पना होता क्या है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। तो जो भी समस्या का जो भी पूर्व अनुमान लग जाता है, ठीक है, उसे ही हम परिकल्पना कहते हैं। 24 प्रश्न है कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम दे उसे हम क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता। वेरी सिंपल। 25 प्रश्न है कि मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के, जैसे कि वहां पे पूछा था मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो 3 वहां पे आप बताइएगा, जिसमें आपका क्रियात्मक, संज्ञात्मक और कौशलात्मक था। बट यहाँ पे पूछा है कि मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए, पक्ष ना पूछ के क्या पूछा है, प्रकार। तो देखिए यहाँ पे पहला है परिणात्मक मूल्यांकन, यानी लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन, यानी साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त, जांच, सूची और अस्तरमाप। यानी अगर हम सिंपल कहें तो मूल्यांकन के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं, जिसमें परिणात्मक और गुणात्मक। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है। मूल्यांकन के 2 टाइप्स होते हैं, गुणात्मक और परिणात्मक। परिणात्मक में क्या क्या आ जाता है, तो लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षण, ठीक है। एंड यहाँ पर गुणात्मक में क्या आ जाता है, इंटरव्यू आ जाता है, अवलोकन करते हैं, घटनावृत्त और जांच और उसके स्तर का माप करते हैं। 26 प्रश्न है कि फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है, ठीक है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में जब प्रयोग करने लगता है, उसी को हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक मूल्यांकन की कोई 2 लाभ बताइए। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक मूल्यांकन के प्रमुख लाभ, इसके माध्यम से छात्रों की प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान को क्या दैनिक जीवन में उपयोग कर पा रहा है या फिर नहीं। तो ये 2 लाभ हो जाते हैं। 28 प्रश्न है कि आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हो, या फिर सेमेटिव मूल्यांकन या आकलित मूल्यांकन किसे कहते हैं। जैसे आकलन आपने नाम सुना होगा, सेम उसका ही है। यानी आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, जैसे किसी चीज का आकलन करना, तो सेम आप देख सकते हो कि द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि मूल्यांकन के 3 टाइप होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है, यह आकलित मूल्यांकन में आ जाता है। आकलित मूल्यांकन में तीनों ही आ जाते हैं और इसी पर मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर दुबे के अनुसार आकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों के शैक्षिक
व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास के स्तर को स्पष्ट करती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम 28 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आप सभी को हेल्प मिलेगा। तो आप बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखिए और जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से आप एक बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि देखिए इसको अगर आपको याद करना है तो अपने लैंग्वेज में ना लिखकर मतलब बहुत ही अच्छे से लिखना है, ताकि जो कुछ भी आप शब्द लिख रहे हैं वो एक इफेक्टिव हो। जैसे कि यहाँ पर व्यवहारिक मूल्यांकन, तो ये आप सभी को वहाँ अपने कॉपी में लिखना ही होगा। अगर आप अपने शब्दों में लिख देते हैं तो हो सकता है कि नंबर कट जाता है, इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको याद करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।